Hello, dear student. The second lesson towards big target IAS and RS. Welcome with Indian ancient history. हमने लास्ट बार प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था. प्रागैतिहासिक काल का मतलब वो हिस्टोरिकल एज जिसके बारे में हमें जानकारियां किसी लिपिबद्ध या बुकलेट से नहीं मिलती हैं. हमें किसी यूटेंसिल से, किसी वेपन से, किसी औजार से, बर्तनों से, हथियारों से या उनके किसी आवास के ऐसे पूरा अवशेषों से उनके बारे में जानकारी मिलती है. तो कुछ अपन प्रागैतिहासिक काल रिपीटेशन भी करेंगे और रिपीटेशन के साथ जैसे मुझे कुछ स्टूडेंट ने बताया, स्पेशल जैसे हमारे मॉडल स्कूल के बच्चे हैं कि सर हम वी आर बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो कुछ अपन इसकी स्टडी में हिंदी के साथ इंग्लिश के कुछ टेक्निकल वर्ड भी डालेंगे. और नाउ वी आर रीडिंग और लर्निंग विद इंग्लिश. हिंदी का मैटर रहेगा और कुछ अपन इंग्लिश के उसमें वर्ड डालेंगे. तो जो अपना प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिकल एज है उसका रिवीजन में थोड़ा इंग्लिश के वर्जन बताना चाहूंगा कि प्री हिस्टोरिकल एज अपने पाषाण काल में होता है. पूरा पत्थरों का काल है, तो उसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, इसको कहते हैं पैलियोलिथिक एज. तो स्टोन एज का स्टार्टिंग में बिल्कुल मानव है वो बारबरस था, वांडरर्स था, केवल खाने के लिए हंटिंग करता था, कहीं गुफाओं में छुप जाता, कहीं डाली पे बैठ जाता, ओवरऑल नेक्ड ही रहता था, मतलब कुछ भी नहीं पहनता था. पहनने में भी बाद में समझ में आता कभी कोई कपड़े की छाल वगैरह लपेट दी. मर जाते थे तो पता ही नहीं पड़ता, मतलब मानवीय संवेदनाएं और समूह की भावना जागृत न होने के कारण उन डेड बॉडीज को खुले मैदान में छोड़ देते अपन. दूसरी जो एज अपन ने पढ़ी थी वो थी मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल. उसमें थोड़ा थोड़ा वो जागृत होना शुरू किया. उसके जो वेपन थे, उसके जो यूटेंसिल थे, उसमें शाइनिंग आई, वो अपर ग्रेडर के हुई. मनुष्य का विकास क्रमिक हुआ है, लेवल बाय लेवल. तो यहाँ पर उसके जो वेपन्स थे, जो यूटेंसिल थे, उसमें चेंजिंग आया. औजार माइक्रोलिथ थे, छोटे थे, और पत्थर नुकीले थे. जहां तक खाने पीने की बात आई थी, अभी तक उसको आग का पता नहीं था, लेकिन कहीं शिकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ होगा. और इस प्रकार से अपन मेसोलिथिक एज में काम करते हैं. डेड बॉडी में इतना आया कि जैसे लोग खुले में फेंक देते थे डेड बॉडी, ऐसा नहीं, अब उसको बरीड करना शुरू कर दिया, दफनाना शुरू कर दिया. इसके बाद आया नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल. उसमें बहुत सारा चेंज हुआ. सबसे सरप्राइजिंग जो दो तीन चीजें थी उसमें था कि कुम्हार के चौक का आविष्कार हुआ. तो सबसे पहले उस चौक से पोर्ट बनाने शुरू हुए. इसके बाद उससे व्हील बनाया, व्हील से बहुत सारे व्हीकल और मशीनें बन गई. ये बहुत बड़ा इनोवेशन था. इसके बाद आया तो वो फायर से परिचित हुआ. आग में मांस को डालना, पकाना है भोजन, पका हुआ भोजन खाना शुरू कर दिया उसने. इसके साथ ही उसने एग्रीकल्चर शुरू किया, उसने कैटल ब्रीडिंग शुरू किया, और फिर वो धीमे धीमे एक जगह बसना शुरू हो गया. और औजार है वो पॉलिश्ड हो गए. तो देखो, कुम्हार के चौक का आविष्कार है, फायर से उसका परिचय हुआ है, एग्रीकल्चर शुरू किया है, पशुओं को पालना शुरू किया है, समूह में रहना शुरू किया है. ये सब चेंज आए हुए. ये पूरा स्टोन एज का पार्ट है. स्टोन एज, प्री हिस्टोरिकल एज के दो पार्ट है, स्टोन एज और मेटल एज. मनुष्य ने केवल स्टोन का उपयोग करके वो यहां तक आया है. यहां पर जो लोगों का था, या तो उसका क्रिमेशन होता था या फिर बरीड कराते थे, मतलब शवों को जो सबसे पहले पैलियोलिथिक में फेंक देते थे, यहां पर दफनाना शुरू कर दिया था. यहां दफनाना और जलाना सब शुरू किया. अब धीमे धीमे स्टोन के बाद उसका अचानक से मेटल से सामना हुआ. सबसे पहले मेटल देखा उसने गोल्ड, लेकिन गोल्ड उसके काम का नहीं था. तो मनुष्य ने सबसे पहले किस मेटल का उपयोग किया अपने सामान्य जीवन में? उसके जो औजार थे, उसके खाने पीने के जो बर्तन होंगे, या कहीं और उस मेटल का उपयोग किया, वो था कॉपर. तो कॉपर एज को मेटल एज का पहला पार्ट माना जाता है. प्री हिस्टोरिकल के दो पार्ट, स्टोन एज और मेटल एज. स्टोन एज में ये तीनों पढ़ लिया. मेटल एज में पहला पार्ट आता कॉपर. कॉपर के उसने टूल्स बनाए, यूटेंसिल्स बनाए, कहीं और भी इसको काम पड़ता था तो उसका भी उपयोग किया. कॉपर के साथ टीन
मिला करके उसने मिश्र धातु बनाई। कौन सी? ब्रॉन्ज, कांस्य। इसलिए इसको ताम्र कांस्य युग भी कहते हैं, ताम्र कांस्य युग या फिर कॉपर ब्रॉन्ज एज। कॉपर के बाद ब्रॉन्ज जो मिश्र धातु पता हुई, उसके बाद जो प्री हिस्टोरिकल एज, हिस्टोरिक लास्ट एज आती है वो है आयरन एज। फिर मनुष्य को लोहा मिला, फिर उसने लोहे के औजार बनाए, लोहे के उपकरण बनाए और लोहे के आभूषण भी पहने, युद्ध के हथियारों में भी लोहे का उपयोग किया। तो ये 5 है। नॉर्थ इंडिया में जो मनुष्य का जो विकास हुआ वो स्टोन एज से कॉपर से कॉपर ब्रॉन्ज और कॉपर ब्रॉन्ज से आयरन में आया। मतलब पाषाण काल से ताम्र काल से और वहां से लोहे में। पर दक्षिण भारत में एक अकस्मात परिवर्तन हो गया, सीधा पाषाण काल से उन लोगों को लोहे का ज्ञान हुआ। दक्षिण भारत में ताम्र कांस्य युगीन सभ्यताओं की जानकारी नहीं मिलती। मतलब यहां जो चेंज आया वो डायरेक्ट स्टोन से आयरन में आ गया। ये जो कॉपर ब्रॉन्ज या ताम्र कांस्य युग की सभ्यता के बारे में कहा जाता है, वो टोटली ग्रामीण थी, ग्रामीण और कृषि प्रधान। उसके बारे में देखें तो उसका फैलाव राजस्थान के दक्षिणी पूर्व भाग में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र का भी पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र का भी वेस्ट भाग, पश्चिमी भाग, और पूरे हिंदुस्तान का दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग। चाहे उत्खनन हो या कहीं और कुछ पूरा अवशेष मिल हो, उसके आधार पर इस ताम्र कांस्य युग या कॉपर ब्रॉन्ज जो संस्कृति या जो कल्चर ग्रामीण था, कृषि प्रधान था, उसके जो फैलाव है, उसका जो स्प्रेडिंग है वो इस प्रकार से मिला है कि वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में और ओवरऑल भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में इसका फैलाव है। अब राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में कहां पर? तो 2 प्रमुख स्थल है। आहड़ उदयपुर में और दूसरा है गिलुंड है राजसमंद में। आहड़ में तांबे के इतने सारे औजार और बर्तन और वगैरह जो पूरा अवशेष मिले, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। ताम्रवती नगरी मतलब कॉपर बेस्ड कल्चर। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा करके जो स्थल है या वहां पर जो इस ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता के जो अवशेष मिले, उसमें मृदबांड मिले। मृदबांड का मतलब है मिट्टी के बड़े बड़े पोट, बहुत बड़े बड़े मृदबांड। और मिट्टी के बर्तनों पर पेंटिंग किया गया पहला जो अवशेष कहीं मिला होगा इन सभी पूरा सभ्यता में, तो वो ताम्र कांस्य युगीन में ही मिला है। मतलब इस प्रकार के जो बड़े पोट थे, मृदबांड थे, उनको पेंटेड करना, इसका पहला सिम्टम को ताम्र कांस्य युग में मिलता है और ये मालवा में मृदबांड है वो फेमस है। पश्चिम महाराष्ट्र में अपन देखें तो जोरवे संस्कृति मानी जाती है। जोरवे किसी एक जगह का नाम है, तो वहां जोरवे को लेकर के गया। जोरवे है, नेवासा है, दैमाबाद है, जोरवे, नेवासा, दैमाबाद और है इनाम गांव। मैं लेसन के स्टार्ट में बता चुका हूं कि ताम्र कांस्य युगीन है वो ग्रामीण और एग्रीकल्चर बेस्ड थी, लेकिन दैमाबाद और जो इनाम गांव है महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र में, वहां पर यह देखा गया कि वो इतनी उन्नत हो गई थी कि वहां सिटी जैसा कल्चर मिलने लग गया था। मतलब अच्छे घर मिले होंगे, अच्छी सड़कें मिली होंगी, जल प्रबंधन बढ़िया होगा।
ग्रेन्स में, अनाजों में क्या मिला है? तो गेहूं, जौ, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग। जौ के बजाय चावल लिखेगा। गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, ये अनाज के दाने वगैरह मिले हैं। इसका मतलब, या इनका कोई स्टॉक मिला होगा छोटा बड़ा, इसका मतलब है कि वो इनको खाते थे, इनसे परिचित थे, इवन कि इनकी कृषि भी करते थे। दो प्रकार की मूर्तियां मिली हैं, एक तो स्त्री मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां मिले, एक तो स्त्री की और दूसरी वृषभ की। स्त्री की मिट्टी की मूर्तियां मिलने का मतलब है कि वो मातृ पूजक थे, मातृ देवी की पूजा करने वाले थे। वृषभ की मूर्ति बताती है कि वृषभ या सांड कि इन्होंने कोई धर्म या पंथ अख्तियार करना शुरू कर दिया था। यह धार्मिक पूजा का सिंबल है। ये लोग पशुपालन करते थे, लेकिन पशुपालन में मोस्टली मांस के लिए करते थे। दूध उत्पादन या दूध का उपभोग करने के बारे में कम जानकारी मिलती है, मोस्टली मांस के लिए करते थे। पश्चिमी भारत में ये ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता का फैलाव कहां था? तो वर्तमान पाकिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान, यहां पर वर्तमान में रेगिस्तान है, पर एक समय ये उन्नत था, हरा भरा था, पानी था यहां पर। ये सब 4000 ईसा पूर्व यहां पर उन्नत उच्च कोटि की ग्रामीण कृषि प्रधान सभ्यताएं या लोग निवास करते थे। 4000 ईसा पूर्व की बात है। इनके 4 प्रकार के क्षेत्र पाए गए हैं। एक तो क्वेटा संस्कृति मिली है, क्वेटा। दूसरी अमृतनल, तीसरा कुल्ली, और चौथा है जोब। ये जो अभी वर्तमान में पूर्वी पाकिस्तान है उसके आसपास का इलाका है, सिंध और बलूचिस्तान का। अब क्वेटा भी जगह के आसपास का नाम है, अमृतनल, कुल्ली और जोब। इसमें कुल्ली में एक तांबे से बना हुआ मिरर मिला है, दर्पण। उसका जो हत्था है उसको स्त्री की तरह आकार दिया गया है, लेकिन स्त्री का मुंह या सिर नहीं है। उसमें जो स्त्री इस प्रकार से मिरर में हत्थे पे देखती थी, तो दर्पण में उसका जो मुंह दिखता था, उसको देखकर के उसकी आकृति पूरी होती थी। देखो कितना हाईली इमेजिनेशन या कितनी उच्च कोटि की कलाकारी है कि एक तांबे के बर्तन के हत्थे को स्त्री का आकार दिया, लेकिन मुंह नहीं दिखाया है। जो स्त्री मुंह देखेगी उससे वो पूरा आकार पूरा हो जाएगा। इस प्रकार प्राच्य जगत में, इस हिस्टोरिकल एज में इस प्रकार के श्रृंगार की वस्तु का अन्य उत्कृष्ट उदाहरण नहीं मिलता है। थैंक यू। जय हिंद।